सो ये लॉज ऑफ मोशन का हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने न्यूटन्स के तीनों लॉ, इम्पल्स, इस सब के ऊपर डिस्कशन करा, उन सब के ऊपर क्वेश्चंस करे। इस लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने टॉपिक से कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन शब्द वैसे तो अधिकतर तौर पे बहुत जगह आपने पढ़ा होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास। आज हम अगर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम डिस्कस कर रहे हैं तो इस सब शब्दों के आगे जब जब कंजर्वेशन शब्द लगता है तो मेरी आपको एक सलाह है कि आप ये शब्द जब जब पढ़ें तब आपका काम है कोई सिस्टम ढूंढना। ये शब्द जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के आगे लगता है वो तभी वैलिड रहता है जब आप इस शब्द को सिस्टम के ऊपर लगाते हैं, किसी इंडिविजुअल के ऊपर नहीं। फाइन, याद रखिएगा, कंजर्वेशन जो वर्ड है इट विल ऑलवेज वर्क ओनली फॉर अ सिस्टम, नॉट फॉर इंडिविजुअल पार्टिकल। एग्जाम्पल एक कंसीडर कर रहे हैं हम जिसके तहत हम इस कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के फाइनल फॉर्मुलेशन तक पहुंच पाएंगे। कंसीडर टू बॉडीज ए एंड बी with initial momentum PA and PB respectively. Then two bodies collide with each other for a small interval of time delta t, and final momentums of two bodies is PA dash and PB dash respectively. During this collision, if FAB is the force exerted on A due to B and FBA is the force exerted on B due to A, then के बाद आगे प्रोसीड करेंगे अपनी डेरिवेशन में, बट पहले ये एग्जांपल देख लीजिए। एक कोई बॉडी थी जिसका मास था m1 एंड वो वेलोसिटी u1 से चल रही थी, फिर आज दूसरी बॉडी थी m2 मास की जो कि u2 वेलोसिटी से चल रही थी। इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2 थी इस m1 मास और m2 मास की, एंड देन उसके बाद इस m1 मास को m2 मास से कोलाइड करना पड़ा फॉर अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी। और ये तभी मुमकिन है, यहाँ पर कंडीशन प्रोवाइडेड, इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन u1 इज़ ग्रेटर देन u2। अगर u1 u2 से बड़ा होगा तभी ये आके इससे टकराएगा, नहीं तो नहीं टकरा पाएगा। टकराने के बाद m1 की वेलोसिटी हो गई v1 और m2 की वेलोसिटी हो गई v2। मतलब पहले कुछ और मोमेंटम था, pa का मतलब होगा m1 u1, pb का मतलब होगा m2 u2। डेल्टा टी में टकराने के बाद pa डैश हो जाएगा m1 v1 और pb डैश हो जाएगा m2 v2। फाइन, ये मोमेंटम्स हैं हमारे पास, दो बॉडीज़ ए एंड बी। अगर आप चाहें तो इस 1 और 2 को हटा के ए और बी भी लिख सकते हैं। मैं दो बॉडीज़ 1 एंड 2 कह रहा हूँ, राइट, इंटरैक्ट कर रहे हैं। अब हमें जो ऑलरेडी पता है न्यूटन थर्ड लॉ से, तो जब पहले वाले ने आके, फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने आके सेकंड वाले को धक्का मारा तो उसको कहेंगे एक्शन। दैट इज एफ ऑफ 2 with respect to 1 is equals to minus of f of 1 with respect to 2। ये किसने सिखाया हमें? ये हमें सिखाया न्यूटन्स थर्ड लॉ ने, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसने बोला फॉर एवरी एक्शन इन दिस होल यूनिवर्स देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन where action and reaction are the two forces acting on two different objects simultaneously। और क्योंकि हम जाते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ हमें क्या कहता है? न्यूटन सेकेंड लॉ हमें कहता है F इज इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज फोर्स। ये किसने कहा हमें? न्यूटन्स सेकेंड लॉ ने, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ने। सो इसके तहत फोर्स अगर 2 पे लगा है तो चेंज इन मोमेंटम भी किसका शो होगा? 2 का। सो हम लिख लेंगे डेल्टा P2 बाई डेल्टा T इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा P1 बाई डेल्टा T। तो देखिए फोर्स के फॉर्मूले के तहत हम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम मेंशन कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि फोर्स 2 पे लग रही है इसलिए मोमेंटम भी चेंज 2 में दिखाया है, और यहाँ पर फोर्स 1 में लग रही है इसलिए मोमेंटम भी चेंज 1 में दिखाया है। बाकी सब कुछ एज इट इज, टाइम दोनों का सेम है क्योंकि सेम टाइम के लिए इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो जितनी देर के लिए एक्शन लग रहा है उतनी देर के लिए रिएक्शन लग रहा है, इसलिए न्यूटन्स थर्ड लॉ में मैंने एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करवाया था साइमल्टेनियसली। फाइन, विद इन दी सेम टाइम वो एक्ट होते हैं। अब इस चीज़ को आगे फॉर्मुलेट करते हैं। और सो यहाँ पर हमारे पास डेल्टा P2 वेक्टर माइनस डेल्टा P1 वेक्टर है, दैट इज m2v2 माइनस m1v1, दैट इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ 2, m2v2 माइनस
m2 u2, change in momentum of 2 is equals to minus of change in momentum of 1, that is m1 v1 minus m1 u1. सो यहाँ पर हम देखेंगे तो m1 u1 प्लस है, इधर माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये माइनस m2 u2 उधर जाके प्लस हो गया विच इज m2 u2. और यहाँ पर जो m2 v2 प्लस था उसके पास ये माइनस ऑफ m1 v1 आके प्लस हो गया, तो m1 v1 प्लस हो गया m2 v2 के पास जाके. आप देख सकते हैं ये माइनस माइनस प्लस m1 u1 के पास ऐड हो रहा है m2 u2 आके, और m2 v2 के पास माइनस ऑफ m1 v1 उधर आके ऐड हो रहा है, राइट. सो ये क्या है, ये है इनिशियल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम. सो इसको हम क्या कह रहे हैं, इनिशियल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम, जो कि हमने बोला था कि सिस्टम पे अप्लाई होता है कंजर्वेशन, तो इसलिए सिस्टम में दो लोग हैं 1 and 2, और ये फाइनल मोमेंटम है क्योंकि मोमेंटम ऐड हो रहा है ऑफ अ सिस्टम. ये फाइनल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम है. वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो हम सब में वेक्टर का साइन डाल देते हैं. सो ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो वेक्टरली ऐड होंगे और कंजर्व्ड होंगे. फाइन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फाइनल एक्सप्रेशन. नेक्स्ट, इस कंजर्वेशन के अंदर हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, उन एप्लीकेशंस को देखते हैं अब. सो एप्लीकेशन में सबसे पहले एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब. सो बॉम्ब जब फटता नहीं है उससे पहले उस ड्रेस पे पड़ा हुआ है, तो तब का जो टोटल मोमेंटम है, तो बॉम्ब के जितने भी पार्टिकल्स उड़ के जाएंगे इधर उधर, सबका जो मोमेंटम होगा तब भी ज़ीरो होगा. नेट वेक्टर सम ऑफ द मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन जो होगा वो सेम होगा बिफोर द एक्सप्लोजन, राइट. वाइल फायरिंग अ गन, तो गन को जो हम फायर करते हैं तो हमारे पास एक्शन के बदले जो रिएक्शन मिलता है, रिकॉयल होता है, तब भी मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, कंजर्व्ड, हमारे शोल्डर का और गन का, राइट. तो बेसिकली बुलेट का एंड गन का, ऑफकोर्स बुलेट का एंड गन का, क्योंकि गन हमारे हैंड से, हैंड हमारे शोल्डर से, और शोल्डर हमारे बॉडी के पार्ट से, ये सब तो इंटरलिंक्ड है. बुलेट ही है जो बिल्कुल अलग हो गया है इस सिस्टम से. तो सिस्टम में इंक्लूड होंगे गन एंड बुलेट. तो गन एंड बुलेट होंगे. तो बिफोर फायरिंग की अगर हम बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी ये लेट्स से गन का है और ये बुलेट का है, इनिशियल वेलोसिटी दोनों ही जीरो है बिफोर फायरिंग. आफ्टर फायरिंग गन की कितनी रिकॉयल वेलोसिटी होगी ये बुलेट के वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी, फाइनल वेलोसिटी, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं माइनस m1 v1 अपॉन m2 है. तो माइनस साइन इंडिकेट्स कि वो रिकॉयल होती है, राइट. झटका आता है इसीलिए हमें टाइटली होल्ड करना पड़ता है. तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की हेल्प से ही, या एक्शन रिएक्शन के न्यूटन्स थर्ड लॉ की हेल्प से ही हमें ये पता चलता है कि उसकी वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव आएगी. ये हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस थे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के. अब हम न्यूमेरिकल्स के ऊपर बढ़ेंगे. इसी टॉपिक के जो हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर जितना डिस्कशन करा है इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लेते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है दैट अ शेल ऑफ मास 0.02 किलोग्राम is fired by a gun of mass of gun is 100 kilogram. If the muzzle speed of the shell is 80 meter per second, तो final speed जो है shell की वो कितनी है, 80 meter per second. What is the recoil of the gun? Final speed of gun क्या होगी? So MSUS plus MGUG is equals to MSVS plus MGVG. सो बिफोर फायरिंग जो होगी इनिशियल वेलोसिटीज दोनों की जीरो है, तो ये वाला पार्ट जीरो है. एंड आफ्टर फायरिंग एम एस जो है वो 0.02 इंटू 80 प्लस एम जी जो है वो 100 इंटू वी जी, जिसके बारे में हमें नहीं पता, एंड 100 वी जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1.6. सो वी जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1.6 डिवाइड बाय 100 मीटर पर सेकेंड. सो ये हमारे पास फाइनली रिकॉयल वेलोसिटी है. नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर? नेगेटिव साइन जब जब आएगा आंसर में आपको लिखना पड़ेगा. नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट गन रिकॉइल्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ शेल. तो शेल जिस डायरेक्शन में गया उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में गन ने रिकॉइल किया विद दिस मच स्पीड.
ये फाइनल आंसर है मैग्नीट्यूड वाइज, एंड माइनस साइन का क्या मतलब है वो बता दिया डायरेक्शन वाइज। फर्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो यहाँ पर आप चाहें तो रीज़न भी आपको लिखना चाहिए। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, so machine gun fires a bullet of mass 40 gram with velocity इतना, the person holding it can apply a maximum force of 144 newton on the gun. What is the maximum number of bullets that can be fired per second? So आंसर निकालने के लिए पहले लेट करते हैं, लेट number of bullets can be fired per second is n. लेकिन ये n जो बुलेट जाएंगी और जो ये n बुलेट जाते हुए एक्शन लेके जाएंगी, सेम रिएक्शन देंगी, और उस रिएक्शन को होल्ड करने के लिए हमने ये फोर्स लगा रखा है। तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छे से आप जान लीजिए, सबसे पहले फोर्स लगेगा बुलेट पे, जिसको आप कहेंगे फोर्स ऑन बुलेट ड्यू टू गन, जो कि हुआ एक तरह का एक्शन, राइट। फिर इसके अवज में आपको मिलेगा रिएक्शन विच इज माइनस ऑफ फोर्स ऑन गन ड्यू टू बुलेट, इसको आप कहेंगे रिएक्शन। एंड इसी रिएक्शन को अपहोल्ड करने के लिए कि गन पीछे ना आए, आपने एक अप्लाइड फोर्स लगाई, अप्लाइड फोर्स जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में लगनी चाहिए इस रिएक्शन के। तो रिएक्शन अगर खुद नेगेटिव में है तो उसके ऑपोजिट क्या होगा, वापस से पॉजिटिव। दैट इज इन ऑर्डर टू कीप गन स्टेशनरी, राइट। तो बेसिकली सीधा सीधा अगर फर्स्ट पार्ट को हम थर्ड पार्ट से लिंक करें तो हमें दिखेगा ये दोनों क्या है, बराबर। सो इसके लिए हमने लिख दिया फोर्स अप्लाइड जो होगा वही होगा फोर्स ऑन बुलेट ड्यू टू गन। फोर्स अप्लाइड है 144 न्यूटन, फोर्स ऑन बुलेट ड्यू टू गन किसकी वजह से लगा, इससे ज़्यादा ज़रूरी है किस पे लगा, बुलेट पे लगा। तो बुलेट पे लगा तो बुलेट का मास, एक बुलेट का मास 0.04 किलोग्राम है, तो हमें तो n बुलेट्स फायर करनी है, तो n इंटू 0.04 इंटू v माइनस यू, दैट इज फाइनल वेलोसिटी जो है वो 1200 है, माइनस इनिशियल कितनी थी बिफोर फायरिंग कितनी थी, 0, होल डिवाइडेड बाय टाइम 1 सेकेंड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकंड की बात करी है, तो 1 सेकंड में फायर होने वाली बुलेट्स है तो 1 सेकंड में लगने वाली फोर्स होगी। सो यहाँ पर हमारे पास 144 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1200, 2 0 से 2 0 कट गया, इसने इसको 12 पे काटा, इसने इसको 3 पे काट दिया। देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 3 बुलेट्स पर सेकंड। इतनी बुलेट्स फायर करेंगे हम, तब जाके ये अपहोल्ड कर पाएंगे हम 144 न्यूटन की फोर्स के साथ इस गन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है दैट अ बॉम्ब एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू 3 फ्रेगमेंट्स ऑफ इक्वल मासेस, 2 फ्रेगमेंट फ्लाइज एट अ राइट एंगल टू ईच अदर विद वेलोसिटी इतना एंड इतना, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द थर्ड फ्रेगमेंट। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बॉम्ब जो कि 3 फ्रेगमेंट्स में गया है, उसकी एक बेसिक फिगर बना लेते हैं। लेट्स से ये बॉम्ब था, एक फ्रेगमेंट इधर गया, एक फ्रेगमेंट इधर गया। अब तीसरा फ्रेगमेंट किधर जाएगा ताकि ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को साबित कर सके। अब जो पहले वाला गया P1 जिसे हमने कहा मोमेंटम फाइनल P1 डैश, एंड ये था P2 डैश। इस P1 डैश एंड P2 डैश का नेट पता लगा लेते हैं। नेट हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि सेम मासेस हैं, तो ये 12m था, वो 9m था, तो ये अंडर रूट आ जाएगा 144m स्क्वायर प्लस 81m स्क्वायर विच इज़ m इंटू रूट में हमारे आ रहा है 81 प्लस 144 विच इज़ दैट इज़ रूट 25 विच इज़ 15m। ये 15m का यहाँ पर नेट मोमेंटम आ गया इन दोनों का फाइनल।
रिजल्टेंट, जिसको अगर एंगल वाइज देखा जाए तो ये जो थर्ड फ्रेगमेंट होगा एंगल वाइज ना भी बोला जाए तो इसके जस्ट ऑपोजिट रहना पड़ेगा, उसको भी 15 mm रहना पड़ेगा, उसको भी 15 mm रहना पड़ेगा। क्यों रहना पड़ेगा 15 mm? ताकि वो इसको कैंसिल कर सके। क्यों करना ज़रूरी है? क्योंकि नेट मोमेंटम हमें ज़ीरो करना है। देखो m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस m3 u3, ये तीनों फ्रेगमेंट्स जो बिफोर एक्सप्लोजन बॉम्ब के अंदर ही थे, तीनों का मास सेम था, तीनों रेस्ट पे पड़े हुए थे, राइट। और m1 v1 m2 v2 m2 v3 m3 v3, जिसमें इन दोनों का वेक्टर सम जो है वो हमारे पास 15 m आ गया है, राइट। इन दोनों का वेक्टर सम 15 m आ गया। सो थर्ड की क्या वेलोसिटी होगी यही पूछा था। लेफ्ट साइड 0 है, राइट साइड 15 m प्लस एम वी है, कैंसिल आउट करेंगे इधर उधर ले जाके तो v आ जाएगा हमारे पास -15 मीटर पर सेकेंड। तो v को इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा वेयर नेगेटिव साइन इज इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ नेट मोमेंटम ऑफ फर्स्ट टू फ्रेगमेंट्स। तो ये जो पहले दो फ्रेगमेंट थे जिनके नेट मोमेंटम 15 m इस साइड आ रहा था, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको 15 m के मोमेंटम से भागना पड़ेगा, विच इज़ 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस डायरेक्शन में भागना पड़ेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ताकि नेट क्या हो जाए 0। क्योंकि बिफोर एक्सप्लोजन आफ्टर एक्सप्लोजन दोनों में मोमेंटम क्या रहना चाहिए, कंजर्व। ये लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस करा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, कनेक्टेड मोशन। उसको डील करने के बाद फिर हमारे पास क्वेश्चंस आ जाएंगे जो कि कनेक्टेड मोशन से रिलेटेड भी होंगे, साथ ही साथ हमने न्यूटन सेकंड लॉ में, थर्ड लॉ में जितना भी पढ़ा है उनसे रिलेटेड और क्वेश्चंस आ जाएंगे, उनको ट्राई करेंगे। सो कनेक्टेड मोशन में इस पर्टिकुलर फिगर को देखिए, इसको फ्यूचर में जाके आप लोग एटवुड मशीन भी कहेंगे। ये एटवुड मशीन का नाम जो है वो मैकेनिक्स से आया है या क्लासिकल मैकेनिक्स से आया है, फ्रॉम मास्टर्स। यहाँ पर बहुत कम आप रेयर किसी बुक में एटवुड मशीन नाम देखेंगे, बट डेफिनेटली आपको ये आज ही याद रखना है कि इसको एटवुड मशीन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके के सिस्टम को, कनेक्टेड सिस्टम को। और इस कनेक्टेड सिस्टम में एटवुड मशीन में यहाँ पर हमें दिखा रखा है कि लेट्स से m1 जो है वो ग्रेटर है m2 से, m1 जो है वो ग्रेटर है m2 से कुछ इस कदर कि वो पुली के थ्रू m2 को खींच रहा है ऊपर की तरफ और ख़ुद नीचे की तरफ जा रहा है। फाइन। सो हमारे पास एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन फॉर m1 एंड इन अपवर्ड डायरेक्शन फॉर m2। न्यूटन सेकेंड लॉ नेट फोर्स को ma के इक्वल रखने के कहता है, राइट। नेट फोर्स के लिए आप m1 के लिए बोल सकते हैं m1g माइनस टेंशन इज इक्वल्स टू m1a, m1g माइनस टेंशन इज इक्वल्स टू m1a। मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जो फोर्स है m1g माइनस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन से ऑपोजिट टेंशन इज इक्वल्स टू m1a। एंड अगर हम बात करें m2 के लिए तो उसकी डायरेक्शन एक्सेलरेशन की लग रही है टेंशन के अकॉर्डिंगली, टेंशन की डायरेक्शन में लग रही है, तो t माइनस m2g इज इक्वल्स टू m2a। फाइन। नाउ इक्वेशंस को, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर दें तो हमें साफ तौर पे दिख रहा है t कैंसिल आउट हो जाएगा। सो m1g माइनस m2g इज इक्वल्स टू m1a प्लस m2a। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग कह सकते हैं दैट m1 माइनस m2 इंटू जी होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो राइट साइड में आपने a कॉमन निकाला और m1 प्लस m2 को नीचे आके डिवाइड कर दिया। यहाँ पर ये आपके पास एक्सेलरेशन है। अगर आप इस एक्सेलरेशन को किसी भी एक इक्वेशन में, चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पर, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लें तो आप टेंशन निकाल सकते हैं। सो मैं पुट कर रहा हूँ वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ a इन सेकेंड इक्वेशन में, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकेंड इक्वेशन ये है। फाइन। तो मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ a की वैल्यू। सो t माइनस m2g इज इक्वल्स टू m2 इंटू a विच इज़ m1 माइनस m2 होल अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। t यहीं रह गया, m2g उधर जाके ऐड हो गया, तो m2g जैसे ही उधर जाके ऐड होगा m2 कॉमन आ जाएगा, g भी कॉमन आ जाएगा। सो ब्रैकेट में बचेगा क्या, 1 प्लस
m1 माइनस m2 होल अपॉन m1 प्लस m2, राइट. m2g कॉमन आ गया. सो यहाँ पर m1 प्लस m2 एलसीएम एंड m1 प्लस m2 यहाँ पर मल्टीप्लाई एंड यहाँ पर m1 माइनस m2. m2 कैंसिल आउट हुआ, m1 प्लस m1 हो गया 2m1, तो 2m1 m2g होल अपॉन m1 प्लस m2. सेम एक्सप्रेशन निकलता अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में भी पुट करते टी को, फर्स्ट एक्सप्रेशन में भी पुट करते ए को, तब भी एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन निकलता. फाइन. ये कनेक्टेड मोशन का एक छोटा सा पार्ट या एक छोटा सा एग्जांपल जिससे आप समझ सकेंगे कि कनेक्टेड मोशंस में डील कैसे करना है. तो कनेक्टेड मोशन में डील करने के लिए हमें ये देखना है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स कनेक्टेड होते हैं उनमें एक्सेलरेशन एक तो कांस्टेंट लगती है, सेम लगती है, दोनों में यूनिफॉर्म लगती है. दूसरी चीज़, जब आप जिस पर्टिकुलर से डील कर रहे हैं आप सिर्फ उसी का FBD देखिए. तो FBD मतलब फ्री बॉडी डायग्राम. फ्री बॉडी डायग्राम के लिए अगर आप मुझसे बात करेंगे तो मैं M1 का फ्री बॉडी ऐसे बनाऊँगा. M1 के ऊपर M1g नीचे लग रहा है, T ऊपर लग रहा है और हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की साइड लग रही है, राइट. ये मैंने FBD बनाया M1 के लिए. और वहीं दूसरी तरफ अगर आप मुझसे पूछेंगे M2 के लिए, तो M2 के लिए T ऊपर लग रहा है, M2g नीचे लग रहा है डाउनवर्ड्स और एक्सेलरेशन ऊपर लग रहा है. तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होती है उस डायरेक्शन की फोर्स माइनस ऑपोजिट डायरेक्शन की फोर्स इज इक्वल्स टू ma. ये नेट फोर्स इज इक्वल्स टू ma पुट करना किसने सिखाया? न्यूटन सेकंड लॉ ने. फाइन. ये इक्वेशन न्यूटन सेकंड लॉ ने लिखना सिखाई है. कनेक्टिंग मोशन का ये पार्ट हो गया. तो इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स अब ट्राई करते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं. अभी तक अपने जितना भी सीखा है वो सारी नॉलेज यूज़ करेंगे अब हम. सो ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है 2 blocks ऑफ मास 2.9 किलोग्राम and 1.9 kilogram suspended by a rigid support S by 2 inextensible wires each of length 1 meter in figure. Now the upper wire has a negligible mass and lower wire has a uniform mass distribution of 0.2 kilogram per meter. So 1 मीटर का मास 0.2 किलोग्राम है और वायर भी 1 मीटर की है, तो इस नीचे वाली वायर का मास जो है वो 0.2 किलोग्राम है. फाइन. Now the whole system of a block, wire and support have an upward acceleration of 0.2 meter per second square. Acceleration due to gravity 9.8 यूज़ करनी है हमें फाइंड करना है टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ लोअर वायर. लोअर वायर के मिड पॉइंट पे हमें टेंशन फाइंड करना है एंड द मिड पॉइंट ऑफ अपर वायर. फाइन. सो देखते हैं इस मिड पॉइंट ऑफ लोअर वायर एंड अपर वायर के पॉइंट के ऊपर टेंशन को कैसे फाइंड करेंगे हम लोग. सो बेसिकली मिड पॉइंट की अगर बात करिए तो पहले वहाँ का एक FBD बना लेते हैं. मिड पॉइंट ऑफ द लोअर वायर की बात करिए. सो लोअर वायर के मिड पॉइंट के ऊपर एक तो नीचे mg लग रहा है और ऊपर टेंशन लग रहा है. टेंशन हमें फाइंड करनी है और एक्सेलरेशन टेंशन की डायरेक्शन में है. सो T माइनस mg इज इक्वल्स टू ma होगा, जिसमें T इज इक्वल्स टू mg प्लस a लिख सकते हैं हम, राइट. m की बारी आती है. m यहाँ पर दो तरीके का लग रहा है. एक तो 2.9 किलोग्राम का बॉक्स, साथ में प्लस लग रहा है 0.2 बाय हाफ, क्योंकि मिड पॉइंट का मतलब होता है 0.5 मीटर. तो अगर 1 मीटर का मास उस वायर का 0.2 किलोग्राम है तो हाफ मीटर का कितना होगा? 0.2 इंटू हाफ विच इज़ 2.9 प्लस 0.2 अपॉन हाफ. एंड दूसरे ब्रैकेट में 9.8 g है प्लस एक्सेलरेशन लग रहा है यहाँ पर 0.2 विच इज़ 10. सो ये 0.1 एंड 2.9 3 इंटू 10 विच इज़ 30 न्यूटन. ये मिड पॉइंट की बात है लोअर वायर की. अपर वायर के मिड पॉइंट में ऊपर लग रहा है टेंशन, नीचे लग रहा है m-g. इसका m अलग है उससे, राइट. तो यहाँ इक्वेशन आ रही है T, बट फॉर्मुलेशन सेम है. T डैश माइनस m-g इज इक्वल्स टू m-a, वे T डैश इज इक्वल्स टू m-g प्लस a. एंड m' जो यहाँ है वो 1.9 किलोग्राम है ऊपर वाले बॉक्स का, 0.2 किलोग्राम है नीचे वाले वायर का, एंड 2.9 किलोग्राम है नीचे वाले बॉक्स का. तो इट्स 1.9 प्लस 0.2 प्लस 2.9
मल्टीप्लाई में वापस से वही 10, क्योंकि 9.8 प्लस एक्सेलरेशन विच इज़ 0.2, पूरे सिस्टम का ही 0.2 है तो 10 ही होगा. नाउ 1.9 प्लस 0.2 इज़ 2.1. 2.1 एंड 2.9 इज़ 5 इंटू 10 विच इज़ 50 न्यूटन. तो यहाँ पर टेंशन जो लग रहा है मिड पॉइंट ऑफ द अपर वायर, उसमें टेंशन लग रहा है 50 न्यूटन. सो इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है व्हाट इज़ द टेंशन इन द रॉड ऑफ लेंथ L इन मास M एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम F1 when the rod is acting on the two unequal forces F1 and F2 where F1 is greater than F2. तो सबसे पहले तो नेट फोर्स कितनी लग रही है उसके बारे में बात कर लेते हैं. यहाँ दो फोर्सेज लग रही थी F1 और F2, लेकिन नेट फोर्स है F1 माइनस F2. फाइन. F1 माइनस F2 नेट फोर्स लग रही है थ्रू आउट मास M पे, तो एक्सेलरेशन भी पैदा कर रही होगी विच इज़ F1 माइनस F2 होल डिवाइडेड बाय M. ये एक्सेलरेशन पैदा करी है इस नेट फोर्स ने इस पूरे सिस्टम पे, इस पूरे सिस्टम के हर एक पार्टिकल पे. अब y लेंथ पे एग्जैक्टली क्या टेंशन लग रहा है, इसके लिए हमें ये देखना होगा कि उस पॉइंट पे जो फोर्सेस हैं वो कौन कौन सी. सो इसको खींच रहा है आगे F1, इस पॉइंट से इसको आगे खींच रहा है कौन, F1, लेकिन इसको पीछे की तरफ कौन रहने पे मजबूर कर रहा है, T, राइट. सो F1 माइनस T इज इक्वल्स टू M डैश A. तो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो y लेंथ का है, तो अगर मास पूरे लेंथ L का M है तो यूनिट लेंथ का कितना होगा, M बाई L. तो y लेंथ का कितना होगा, My बाई L. तो M डैश कौन है इस लेंथ का मास, My बाई L इंटू एक्सेलरेशन विच इज़ F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाई M विच इज़ F1 माइनस G. सो M एंड M कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर. F1 के पास जाके माइनस हुआ, F1 माइनस F2y बाई L, और T इधर आके प्लस हो गया. सो T का एक्सप्रेशन फाइनली क्या निकलेगा, T इज इक्वल्स टू F1 L माइनस F1 y प्लस F2y होल अपॉन L. ये फाइनल एक्सप्रेशन है टेंशन का उस पॉइंट पे. सो ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है monkey of mass 40 किलोग्राम climbs on a rope which can stand maximum tension 600 Newton. In which of the following case will the rope break if monkey climbs A part है हमारे पास. If a monkey climbs up with an acceleration of 6 meter per second square. So acceleration लग रही है 6 meter per second square upward direction में, राइट. तो इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस कदर है कि टेंशन लग रहा है, क्योंकि मंकी जब नीचे की तरफ खींचता है तो टेंशन ऊपर की तरफ लगता है. जब मंकी नीचे की तरफ खींचता है, फोर्स लगाता है, कुछ इस कदर की एक्सेलरेशन पैदा हो, तो टेंशन जो है वो ऊपर की तरफ लगती है, और मंकी का mg जो है वो नीचे लगता है, राइट. और क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में है एक्सेलरेशन, तो हमारे पास टेंशन को प्लस माइनस में mg इज इक्वल्स टू ma लिखना पड़ेगा. सो t इज इक्वल्स टू m ब्रैकेट में g प्लस a, जिसमें मास है मंकी का 40 एंड G10 अगर हम ले लें और 6 ऐड करना पड़ जाएगा, दैट इज़ 16. सो 16 इंटू 40 विच इज़ 640 न्यूटन टेंशन आ जाएगा. Therefore, in case A, rope will break. क्योंकि मैक्सिमम टेंशन जो है उन्होंने कहा था वो अपहोल्ड कर सकता है 600 न्यूटन का, वेराज यहाँ पर हमारे पास 640 न्यूटन आ रहा है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा आ रहा है. मैक्सिमम टेंशन जो वो होल्ड कर सकता है उससे भी ज़्यादा टेंशन पैदा हो रहा है. नाउ क्लाइम्स डाउन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड. तो कुछ इस कदर फोर्स लगाएगा वो कि वो नीचे की तरफ झुके, तो टेंशन जो है वो mg माइनस टेंशन इज इक्वल्स टू ma. इस केस में t आएगा
mg minus a करके, which is 40 into 10 minus 4, which is 6, 240 न्यूटन टेंशन आ रहा है. So in this case rope will not break, right. C पार्ट है कि मंकी अगर क्लाइंब अप करता है विद द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. 5 मीटर पर सेकेंड की यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और जब कोई एक्सेलरेशन नहीं होती है तो टी एम जी के इक्वल होगा, एंड टी एम जी के इक्वल होगा मतलब 40 इंटू 10 मतलब 400 न्यूटन. इन दिस ऑल्सो इट विल नॉट ब्रेक. एंड लास्ट हमारे पास है फॉल्स डाउन द रॉप नियरली फ्रीली अंडर ग्रेविटी. टेंशन ज़ीरो होगी. टेंशन ज़ीरो इसलिए होगी क्योंकि अब वो सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है, तो रोप के इन्फ्लुएंस में है ही नहीं वो. तो जब रोप में कोई फोर्स ही नहीं लग रही है, राइट, तो अगर वो नीचे की तरफ जा रहा है जी एक्सेलरेशन से, या आप टी ऐसे ज़ीरो नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे लिख लीजिए कि डाउनवर्ड्स गिर रहा है वो, तो एम जी माइनस टी इज इक्वल्स टू किस एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड्स गिर रहा है, एम जी. सो आप देखेंगे टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाएगा. चाहे ऐसे देख लीजिए, चाहे डायरेक्टली आप ये समझ लीजिए कि ज़ीरो आएगा क्योंकि रोप के इन्फ्लुएंस में नहीं है. किसी भी तरीके से देखिए, सो इट विल नॉट ब्रेक. जब वो रोप के इन्फ्लुएंस में नहीं है तो वो ब्रेक क्यों होगी रोप, राइट. तो लास्ट के 3 केसेस में रोप ब्रेक नहीं होगी, बट फर्स्ट केस में रोप ब्रेक हो जाएगी. इतनी टेंशन पैदा होगी कि रस्सी टूट जाएगी और मंकी गिर जाएगा, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. So 3 identical blocks, each of mass m, are pushed by a force F on a frictionless table, as shown in the figure. What is the acceleration of the blocks? पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है आपके पास. तो आपके पास 3 आइडेंटिकल अगर ब्लॉक्स हैं और आप उसको F फोर्स से पुश कर रहे हो, तो टोटल मास 3m है जिसको आप पुश कर रहे हो, उसमें एक्सेलरेशन क्या पैदा होगी, F/3m, राइट. F/3m. अब ये एक्सेलरेशन जो है वो सिर्फ ना कि पूरे के पूरे सिस्टम की है, बल्कि उसके इंडिविजुअल पार्टिकल्स की, right. Now what is the net force on the block A? Net force A ब्लॉक पे क्या लग रही है. अगर इस एक्सेलरेशन से A ब्लॉक चल रहा है तो नेट फोर्स उस पे लगेगी m इंटू ए, विच इज m इंटू F/3m, विच इज F/3. ये दूसरा क्वेश्चन है. यहाँ पहले एक्सेलरेशन हमने पता लगाई, फिर हमने नेट फोर्स फर्स्ट ब्लॉक पे पता लगाई. देन व्हाट फोर्स डज ए अप्लाई ऑन बी. ए बी पे अप्लाई कितनी करता है फोर्स, राइट. सो पहले ये देखते हैं कि बी सी पे कितनी अप्लाई करता है, क्योंकि बी सी पे जितनी फोर्स अप्लाई करता है उतनी फोर्स सी बी पे भी करता होगा. तो फोर्स हमें बी पे निकालनी है, या ए बी पे कितनी अप्लाई करता है ये अगर हमें निकालना है, तो उससे पहले हमें ये देखना होगा कि बी सी पे कितने निकालता है. सो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी विल बी इक्वल्स टू एम इंटू जितनी उसमें एक्सेलरेशन है, क्योंकि उसकी एक ही तरफ की फोर्स है. सी जो धकेला जा रहा है वो एक ही फोर्स से धकेला जा रहा है जो बी सी पे लगा रहा है, और उसी की वजह से उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा हो रही है, विच इज़ एम इंटू F/3m, विच इज़ F/3. सो फोर्स अगर सी बी पे लगा रहा है F/3, देयरफॉर फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी जो लग रही होगी वो माइनस F/3 लग रही होगी, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो ये लग रही है फोर्स बी पे सी की वजह से इस तरफ, एंड फोर्स बी पे ए की वजह से लग रही होगी इस तरफ, और फोर्स जो बी ए पे लगा रहा है माइनस फोर्स ऑफ बी जो सी पे लगा रहा है सी की वजह से लग रही है, ये इक्वल टू है m इंटू ए. सो m इंटू F/3m, एंड फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए तो मुझे निकालना है, माइनस में मेरे पास F/3 है. सो फोर्स ऑफ बी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इज ट्वाइस ऑफ F/3, क्योंकि ये F/3 उधर जाके जब ऐड हो जाएगा, वहाँ पर पहले से F/3 पड़ा है तो वो ट्वाइस ऑफ F/3 हो जाएगा, राइट. व्हाट फोर्स डज बी अप्लाई ऑन सी, ये हम पहले निकाल चुके हैं, राइट. तो फोर्थ पार्ट का आंसर यही है.
फोर्थ पार्ट का आंसर इतना सा है, और इस फोर्थ पार्ट को निकाले बिना हम नहीं निकाल सकते थे बी सी पे कितनी फोर्स लगा रहा है। सो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन था कि बी पर ए ने कितनी फोर्स लगाई, हमें बी की एक्सेलरेशन पता है, बी पे जो ए फोर्स लगाएगा उसके एवज में सी जो बी पे लगाएगा उसको माइनस करके उसमें एक्सेलरेशन पैदा हुई है। तो सी ने बी पे कितनी लगाई, उसके लिए हमने पहले बी ने सी पे कितनी लगाई वो निकाला। तो जितनी बी ने सी पे लगाई एक्शन, उतना ही रिएक्शन उसको मिला ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसके साथ हमने फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए को रिलेट करके आंसर निकाल लिया। ये कंप्लीट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन हमसे कहता है विद व्हाट एक्सेलरेशन शुड अ बॉक्स डिसेंड सो दैट ब्लॉक ऑफ मास m placed in it exerts a force mg/4 on the floor. So basically किस एक्सेलरेशन से हमें डिसेंड करना चाहिए एक ब्लॉक को प्लेस्ड इन इट, ताकि फ्लोर पे वो mg/4 लगाए। सो क्वेश्चन में फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस तरह है कि ए नीचे की तरफ है, राइट, mg भी नीचे की तरफ ही होता है, बट नॉर्मल ऊपर की तरफ होता है। So mg minus normal will be equals to ma. So n will be mg minus ma, or we can take m common. So g minus a हो जाएगा हमारे पास। n हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि n होना चाहिए mg/4, क्योंकि नॉर्मल अगर mg/4 है तभी तो हम ये कह पाएंगे कि ब्लॉक ने mg/4 एग्जर्ट करा फ्लोर पे, जिसमें m यही है, g minus a. So mm कट गया, so a will be equals to g minus g/4, which is 3g/4. So with the acceleration of 3g/4 हमें डिसेंड करना चाहिए ब्लॉक को इन सच अ वे ताकि फ्लोर पे वो mg/4 एग्जर्ट करे, या यूँ कहूँ कि नॉर्मल mg/4 पैदा हो। फाइन, यही क्वेश्चन की डिमांड थी। सो इसमें कह रहे हैं इन फिगर मास ऑफ 6 किलोग्राम इज सस्पेंडेड बाय अ रोप ऑफ लेंथ 2 मीटर फ्रॉम सीलिंग. A force of 50 Newton in the horizontal direction is applied across midpoint. तो अगर 2 मीटर की लेंथ है तो 1 मीटर की लेंथ पे 50 न्यूटन एक फोर्स थी जो अप्लाई की गई. What is the angle of the rope makes with the vertical in equilibrium position? Right? Neglect the mass. So basically हमारे पास 60 न्यूटन अगर हम कहें कि वेट है नीचे की तरफ, सो T2 यहाँ पर सीधा हमारे इक्वल हो जाएगा 60 न्यूटन के, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो T2 जो होगा वो 60 न्यूटन के इक्वल होगा. और वहीं दूसरी तरफ T1 cos थीटा का कंपोनेंट और T1 sin थीटा का कंपोनेंट डील करेगा 50 न्यूटन और T2 के साथ. सो T1 cos थीटा का कंपोनेंट डील कर रहा है T2 के साथ इक्विलिब्रियम में होने की वजह से, तो ये भी 60 हुआ. तो T1 इज इक्वल्स टू 60 बाई कॉस थीटा. और T1 साइन थीटा जो 50 न्यूटन का डील कर रहा है, वहाँ पर T1 को आप 60 बाई कॉस थीटा लिखेंगे, साथ में साइन थीटा है इज इक्वल्स टू 50 है. सो टैन थीटा इज इक्वल्स टू 5/6. सो थीटा विल बी इक्वल्स टू व्हाट, टैन इनवर्स ऑफ 5/6. ये फाइनल आंसर है एंगल का, वो एंगल जहाँ पर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेंगे. फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है दैट 4 ब्लॉक्स ऑफ सेम मास m कनेक्टेड बाय कॉर्ड्स आर पुल्ड बाय अ फोर्स F ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल सर्फेसेस. इन फिगर डिटरमाइन द टेंशन T1, T2, T3 इन द कॉर्ड्स. तो F फोर्स हमें गिवन है और 4 आइडेंटिकल मास वाले ब्लॉक्स हैं. तो सबसे पहले F फोर्स जो लग रही है, जो सारे ब्लॉक्स को खींच के जा रही है 4m मास को, वो एक्सेलरेशन A पैदा करेगी विच इज़ F/4m. ये सबसे पहले और सबसे बेसिक चीज़, हमें एक्सेलरेशन पता लगानी होती है किस डायरेक्शन में और क्या उसका मैग्नीट्यूड है. तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रही है विद द मैग्नीट्यूड ऑफ F/4m. अब सिंगल ब्लॉक्स की बात करते हैं, राइट. तो सिंगल हमारे पास FBDs होंगे. सबसे पहला ब्लॉक M, तो उस पर यहाँ फोर्स लग रहा है और इस तरफ लग रहा है T1. सो F माइनस T1 इक्वेट करेगा MA के साथ. सो T1 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, F माइनस MA, जिसमें F माइनस M इंटू A की जगह हमें लिखना पड़ेगा F/4m. सो दिस इज़ 3F/4. T1 की वैल्यू आ गई हमारे पास. नेक्स्ट
T1 की वैल्यू के बाद हम FBD बनाएंगे दूसरे m का, जिसमें T1 इधर लगेगा और T2 इधर लगेगा, राइट। और एक्सेलेरेशन T1 के अक्रॉस है, तो हम फिर दोबारा इक्वेशन बनाएंगे T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू m इंटू ए। सो T2 इज इक्वल्स टू T1 माइनस m इंटू ए इज f/4m। सो mm कट गया फिर दोबारा, एंड T1 खुद 3f/4 है माइनस f/4। सो T2 हमारे पास आ गया 2f/4 विच इज़ f/2, 2f/4 विच इज़ f/2। ये हमारे पास T2 आ गया। तीसरा ब्लॉक जिसमें T2 इधर लग रहा है और T3 इधर लग रहा है, राइट। और T2 माइनस T3 फिर दोबारा m इंटू ए। T3 निकालने के लिए हमने T2 में से माइनस करा ma को माइनस करा, या m इंटू f/4m को माइनस करा, बात एक ही है। सो यहाँ पर हमारे पास f/2 माइनस f/4 विच इज़ f/4। दिस इज़ आर T3 तो हम वैसे भी पता लगा सकते थे, ये तो हमने फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक एंड थर्ड ब्लॉक के साथ किया। अगर हम चाहते तो हम लोग T3 को सीधा फोर्थ ब्लॉक के साथ डील करवा के भी ला सकते थे। इसको हमने फर्स्ट ब्लॉक को, सेकंड ब्लॉक को और थर्ड ब्लॉक को डील किया, राइट। अगर हम इस फोर्थ ब्लॉक को डील करते तो इस फोर्थ ब्लॉक में तो अकेला T3 लग रहा था। T3 इज इक्वल्स टू m इंटू f/4m, mm कैंसिल तो f/4, तो T3 वैसे भी f/4 आया था सीधा फोर्थ ब्लॉक से अगर हम डील करते तो। फाइन, ये लास्ट क्वेश्चन जो हमने आपके साथ किया है, और इस लास्ट क्वेश्चन के बाद आपका होमवर्क के अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगली बार हमें क्या डिस्कस करना है। सो पेज नंबर 9 से लेकर पेज नंबर 16 तक हमारा होमवर्क है। इस क्लास के बाद हमारे पास फ्रिक्शन को डिस्कस करना बचा है। फ्रिक्शन की एक कंप्लीट नॉलेज चाहिए हमें इस चैप्टर में। फ्रिक्शन में टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस चाहिए, रोलिंग फ्रिक्शंस को हमें डिस्कस करना है, और उसके बाद जाके हमें फ्रिक्शंस की एप्लीकेशंस को देखना है बैंकिंग ऑफ रोड में एंड बेंडिंग ऑफ बाइसाइकिल में। तो दो तरीके की एप्लीकेशन से हमें डील करना है फ्रिक्शंस के ऊपर। फ्रिक्शंस को सीखते वक्त हमें एंगल ऑफ रिपोज को भी सीखना है, इंक्लाइंड प्लेन के क्वेश्चंस भी करने हैं, राइट। तो फ्रिक्शंस का एक कंप्लीट डिस्कशन बचा है हमारे इस चैप्टर में, जिसके लिए माइट भी चांसेस और 2 क्लासेस चाहिए होंगी। होपफुली 2 क्लासेस में फ्रिक्शन का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। फाइन, अभी के लिए इस क्लास के अकॉर्डिंगली आपके पास होमवर्क है पेज नंबर 9 to 16। लास्ट क्लास का होमवर्क पेज नंबर 1 to 8 थ्रू आउट फ्रॉम फर्स्ट पेज टू 16 पेज हमारी डिस्कशन रहेगी। डाउट सेशन रहेगा नेक्स्ट क्लास में। डाउट सेशंस में डिस्कस करेंगे फ्रॉम पेज नंबर 1 to पेज नंबर 16 सारे डाउट्स। फाइन, थैंक यू फॉर द क्लास।